हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड स्टेइंग सेफ। सो सेटिंग अप का जो सब्जेक्ट है ओल्ड सिलेबस स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ तो उसमें जो पार्ट बी है विच इज़ ऑफ 35 मार्क्स, वहाँ पर स्टूडेंट्स को थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी कि ये जो पार्ट है इसमें होने को सिर्फ 6 चैप्टर्स है लेकिन 35 मार्क्स का वेटेज है। पर यहाँ पर दिक्कत आ रही है कि इसे हम रिवाइज कैसे करें, तो उसके सोल्यूशन के लिए ये वीडियो है। सबसे पहली चीज़, हर एक चैप्टर के लिए सेम अप्रोच नहीं होता है, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। जैसे कि यहाँ पर जो चैप्टर नंबर 13 है वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे रजिस्ट्रेशंस, बहुत सारे लाइसेंसेस की बात की गई है। अब उसमें दिक्कत आ रही है किसके लिए कौन सी अथॉरिटी है, किसके लिए क्या टाइमलाइंस है, वो सारा कुछ याद करने में क्या किया जा सकता है। सो इसका बेस्ट सोल्यूशन होता है चार्ट्स बनाना। अभी सारे चैप्टर्स के चार्ट्स बनाने का तो टाइम आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो अगर आपने शुरुआत से पहले कोई चार्ट्स बना के रखे हुए होंगे या फिर इसके लिए ही या तो चार्ट्स बना लीजिए अगर सफिशिएंट टाइम है तो, या फिर अपने बुक में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हाईलाइट कर सकते हैं। अगर मैं चार्ट्स की बात करूं तो कुछ इस तरीके से चार्ट्स बना के या फिर बहुत समराइज्ड तरीके से आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिख सकते हैं। जैसे पैन है तो पैन के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो है कि कितने डिजिट्स का होता है, अल्फा न्यूमेरिक होता है या न्यूमेरिक होता है, किसके लिए मैंडेटरी है, कहाँ पर अप्लाई करना चाहिए, ये जो सारी चीज़ें हैं अगर आपने नोट्स बनाए हुए होंगे दैट विल हेल्प। अगर नोट्स नहीं बनाए हैं, अभी लग रहा है कि एक चैप्टर के लिए तो बना ही सकते हैं तो बना लीजिए, दैट विल बी गुड। या फिर अपने बुक में ही उसे मार्क करते चलिए, वहाँ पर आप स्मॉल चार्ट्स वहीं पर तुरंत पढ़ते पढ़ते बना सकते हैं। दैट इज़ समथिंग दैट यू कैन डू अभी के टाइम पे। पूरे नोट्स बनाने का टाइम अब नहीं बाकी है, दैट आई ऑल्सो अंडरस्टैंड। तो वहाँ पर आप हाईलाइट करते हुए पढ़ सकते हैं और उसको जितने बार रिवाइज करेंगे ना, जैसे अभी चैप्टर 13 और इसके साथ जो चैप्टर 15 है वहाँ पर भी रजिस्ट्रेशंस की बात की गई है। ये दो जो चैप्टर्स हैं यहाँ पर मल्टीपल रजिस्ट्रेशंस की, लाइसेंसेस की बात की गई है। तो वहाँ पर आप उसे जितना रिवाइज करेंगे, जैसे आज पढ़ा इसके बाद 1-2 दिन में उसे रिवाइज किया और 1 हफ्ते बाद उसे फटाफट बस रिवाइज किया तो वो आपको रिटेन्ड रहेगा। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये लेंदी चैप्टर्स है, टाइम लगेगा, सो यू हैव टू डिवोट स्पेशल टाइम फॉर दीज चैप्टर्स। क्यों? क्योंकि 35 मार्क्स के 6 चैप्टर्स हैं, तो यहाँ पर हम चाहें तो अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सो अगर पॉसिबल है कोई एक आध चैप्टर के नोट्स बनाने का टाइम है तो वहाँ पर बना लीजिए या फिर हाईलाइट कर सकते हैं। और इसका यही सोल्यूशन है कि मल्टीपल बार रिवाइज करें। एंड में आई विल शेयर सम अदर वेज ऑल्सो जहाँ पर आप चीज़ें रिवाइज कैसे करें, उसके लिए एक कॉमन तरीका भी मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ इस तरीके से चैप्टर नंबर 13 को कर सकते हैं। उसके बाद जो चैप्टर 14 है ना, वहाँ पर उसका अगर क्वेश्चन देखें तो वो जो होता है उससे ऑल्टरनेट एग्जाम्स में मोस्टली क्वेश्चन आते हैं। हर एग्ज़ाम में मैंडेटरी नहीं है क्वेश्चन आए, और कभी कभी 2 एग्ज़ाम्स में लगातार भी पूछ लिया जाता है। सो एग्जैक्ट नहीं बोल सकते कि हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा। जैसे चैप्टर 13 का पता है हर एग्ज़ाम में आएगा, 14 से कभी आता है कभी नहीं आता, और अगर आ गया तो हमारे लिए प्लस पॉइंट है। क्यों? बहुत छोटा सा प्यारा सा चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है। इसमें जो मेन फोकस क्वेश्चंस का होता है, जो फॉर्म्स है वहाँ पर दिया हुआ होता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन रिविजन कि आपको पता हो किस तरीके के क्वेश्चंस किस चैप्टर से आते हैं। तो अगर आपके पास स्कैनर है या फिर मेरा जो स्कैनर मैंने बनाया है समाधान, वो अगर आपके पास है तो वहाँ से आप देख सकते हैं किस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं और किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। उससे जो आपका पढ़ने का अप्रोच है वो सही होगा, वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड तब बनेगा जब आपको पता हो कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कौन से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर एक टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है जहाँ पर आपको फॉर्म दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि किस चीज़ के लिए फॉर्म है। अब ये जो चीज़ें होती है ना, ये समझने की नहीं होती है। जो फॉर्म नंबर्स है किस चीज़ के लिए, उसे कैसे समझेंगे, वहाँ पर आप लॉजिक्स लगाते हैं, वहाँ पर आप ट्रिक्स अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे SH2 है, SH2 3 6, ये याद करने का तरीका जैसे मैंने बताया, यहाँ समझ तो नहीं सकते तो याद करने का तरीका, इट इज़ फॉर डुप्लीकेट्स, इट इज़ फॉर डुप्लीकेट्स। तो 2 डुप्लीकेट्स मतलब डबल ही होता है ना, तो SH2 वैसे याद रख लिया। SH3 जो मैंने याद किया था, 3 को अगर मैं उल्टा लिखूँ तो दैट इज़ E, तो इक्विटी शेयर्स, स्वेट इक्विटी शेयर्स हो गया। 6 के लिए इट वाज ऑप्शंस,
6 का ओ, मैंने कुछ भी लॉजिक्स लगाए थे, आपके कुछ और लॉजिक्स हो सकते हैं, मैं बस इतना बता रही हूँ कि अपने कोई ट्रिक्स लगा के, अपने निमोनिक्स लगा के आप ये सारी चीज़ें याद कर सकते हैं. सो दिस इज़ हाउ यू कैन डू दीज फॉर्म्स. ये लॉन्ग टर्म के लिए याद नहीं रहता है, इसलिए बेस्ट है अभी एक बार सोच लो कि किस तरीके से पढ़ना है और एग्ज़ाम के पहले वो उसी तरीके से वापस रिवाइज कर लेना. इसके अलावा ये तो हो गया एक टाइप का क्वेश्चन. दूसरा, कभी उन्हें पूछना हुआ तो इस थ्योरी से वो पूछ लेते हैं, एंड दिस इज़ वेरी इजी थ्योरी. किस टाइप के कैश रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं, या फिर इन्वॉइसेस में क्या क्या चीज़ें लिखी हुई होनी चाहिए. बहुत बेसिक है. आप एक इन्वॉइस इमेजिन करें, आपने कोई इन्वॉइस देखा भी होगा, जैसे हमने क्लास में देखा था, तो वहाँ पर बेसिक चीज़ें जो लिखी हुई होती है दैट यू कैन राइट हियर. तो 14 जो है ये मैं बोलूँगी ईजी चैप्टर है, इसको स्किप मत करना कि इससे आता नहीं है, इससे क्वेश्चन आ जाते हैं. सो आई वुड सजेस्ट कि इसके जो भी टॉपिक्स है एक बार देख लेना, बहुत कम टाइम लगेगा, पर अगर आ गया तो 5 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे. 15 के लिए भी जैसे मैंने 13 के लिए बताया, 15 के लिए यहाँ पर सबसे पहले तो वो लिस्ट दी हुई है, सारे जो टाइप्स है उसका कंपैरिजन किया हुआ है. तो उसके लिए हमने बनाया था एक छोटा सा चार्ट, जैसे वो टेबल दिया हुआ है ये इतने में वो समा गया था मोस्टली. तो आपसे अगर सवाल पूछा जाएगा, अब आपके बुक में 10 पॉइंट्स लिखे, 10 लिखोगे क्या एग्जाम में, 6-7 पॉइंट्स ही लिखोगे, तो वहाँ पर आपको ज़रूरी है कि 6-7 पॉइंट्स आप अपना याद करते हुए चले कि कौन से 6-7 पॉइंट्स लिखने हैं. हर जगह याद रखना जहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं ना, कोई भी लिस्ट है, फॉर एग्जाम्पल जीएसटी में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन किसको किसको लेना होता है, ये एक लिस्ट है सेक्शन 24 में. अब वहाँ पर मान लीजिए 10 चीज़ें हैं, 10 के 10 नाम याद नहीं करने हैं आपको. 5 मार्क्स के लिए 6-7 नाम याद करने हैं, बाकी को रीड करना है. रीड क्यों करना है? अगर डायरेक्ट लिस्ट पूछती है 6-7 नाम जो याद किए वो लिखेंगे, लेकिन अगर कोई केस स्टडी क्वेश्चन आता है तो मुझे पता होना चाहिए कि उस लिस्ट में क्या था क्या नहीं था. इसलिए याद करने के लिए 6-7 पॉइंट्स याद करेंगे, और केस स्टडी क्वेश्चंस के लिए बस रीड करना होता है. यही अप्रोच हर जगह जहाँ पर भी लिस्ट दी हुई है, यही अप्रोच अप्लाई करना होता है. और ये 15 का जैसे मैंने बताया, तो शुरुआत में ये चार्ट था, चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप नोट डाउन कर सकते हैं. और इसके बाद जैसे मैंने बताया था वहाँ पर भी जो लिस्ट बनाई थी उसी तरीके से लिस्ट बना के ड्रॉ करके, चार्ट्स ड्रॉ करके, जो टाइमलाइंस का दिक्कत आता है वो आप तभी याद कर सकते हो जब आपने ड्रॉ किया हो कि इस अथॉरिटी के पास, इस अथॉरिटी के बाद पास कितने दिन में जाएगा, किस डॉक्यूमेंट के साथ जाएगा, वो एक चार्ट में लिखना होता है. अगर एक प्रोसेस है तो वहां पर आप जब वो पढ़ रहे हो उसी के साथ तुरंत स्क्रिबल करके आप लिख सकते हो. देन चैप्टर 16 जो है दैट इज अबाउट द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉस. अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉस के लिए समझना, जो क्वेश्चंस आते हैं, जो क्वेश्चंस आते हैं वो या तो केस क्वेश्चंस आएंगे या डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे. केस क्वेश्चंस, इस केस में बताओ क्या होगा, इस केस में क्या प्रोटेक्शन मिलेगा. अगर ऐसा पूछा जा रहा है कि ये इन्फ्रिंजमेंट हुआ है, क्या प्रोटेक्शन मिलेगा ऑथर ऑफ कॉपीराइट को, तो उस केस में समझो इतना बड़ा जो केस क्वेश्चन आपको लग रहा है वो है एक्चुअली डायरेक्ट क्वेश्चन ही. तो यहाँ पर हमें क्या चीज़ ध्यान रखनी है, डायरेक्ट क्वेश्चन के लिए अगेन जो लिस्ट दी हुई है कि अगर कोई कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट होता है तो उस केस में सामने वाला जीत जाता है, यानी कि जो ऑथर है वो जीत जाता है, तो उसे क्या क्या रिलीफ्स मिल सकते हैं वो लिस्ट मुझे याद होनी चाहिए. पर अगर केस क्वेश्चन ही आता है, जैसे कि इसको इन्फ्रिंजमेंट बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, ये जो नाम प्रपोज किया है ट्रेडमार्क के लिए ये चलेगा या नहीं चलेगा, वो सारे जो होते हैं उसके लिए समझना ज़रूरी है. सो इन दिस चैप्टर ऑल्सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट्स. इसमें लीगल लैंग्वेज के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है. ये वाला जो चैप्टर है यहाँ पर लैंग्वेज पे फोकस नहीं करना है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है कि क्या लिखा हुआ है. अगर आपको वो आ गया यू वुड बी एबल टू आंसर द केस स्टडी क्वेश्चन. और डायरेक्ट क्वेश्चंस के लिए जो भी वहाँ पर लिस्ट दी हुई है, जो एक्ट के फीचर्स दिए हुए हैं वो आपको याद करने पड़ेंगे. अगेन बहुत सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, उसमें से कोई 7-8 पॉइंट्स आप याद कर सकते हो. इसके बाद जो 17 चैप्टर है वो देखो बहुत वास्ट है.
17th चैप्टर इज प्रिटी वास्ट, दैट आई ऑल्सो अग्री। बहुत सारे एक्ट के बारे में दिया हुआ है, तो वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 17th चैप्टर जो है उसमें हो सकता है सारा कुछ आप कवर ना कर पाएँ, तो उसके लिए बेस्ट चीज़ जो मैं स्टूडेंट्स को सजेस्ट कर रही हूँ कि अगर आपको एप्लीकेबिलिटी नोट डाउन करनी है तो आप क्या कर सकते हो, एक चार्ट पेपर लाके या फिर कोई एक बड़े साइज़ का पेपर जो फुल साइज में हो, यानी कि 2 पेपर्स ऐसे जॉइंट होते हैं ना, ऐसे एक पूरे लेफ्ट और राइट साइड के पेजेस को मिला के कोई चार्ट बना सकते हो। वो जो चार्ट रहेगा वहाँ पर होगा क्या, वहाँ पर आपके जो हेडिंग्स होंगे वो एक्ट्स के होंगे कि कौन से एक्ट्स हैं, और उसमें जो कॉमन पॉइंट्स है जैसे एप्लीकेबिलिटी कितने वर्कर्स में होती है, कुछ एक्ट्स 20 वर्कर हैं तो अप्लाई होते हैं, कुछ एक्ट्स 10 वर्कर है तो अप्लाई होते हैं। तो उस तरीके से आप लिख सकते हो। उससे होगा क्या, आपको पता होगा कि ओके कहाँ कहाँ पर 10 है, कहाँ कहाँ पर 20 है। इसके अलावा अगर वहाँ पर अथॉरिटी लिखी हुई है तो वो लिख सकते हो। साथ ही साथ अगर कोई एक्ट है जिसमें अगर कोई स्पेसिफिक चीज़ें दी हुई हैं जो इस टेबल में नहीं आएंगी, यानी कि कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, उसको अलग से आप अपने बुक में हाईलाइट कर सकते हो या फिर यहीं पर बॉटम में लिख सकते हो। 17th चैप्टर का यही तरीका है। दूसरा, इसके जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, वो जो मैराथन होने वाला है 28 से ट्यूसडे से जो मैराथन होने वाला है, वहाँ आई विल बी डिस्कसिंग द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर इंक्लूडिंग ऑल अदर चैप्टर्स। ये वाला चैप्टर भी हम डिस्कस करने वाले हैं, तो वहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है वो आपके कवर हो जाएंगे। दैट इज 17। इसके बाद जो 18 है, लास्ट चैप्टर ऑफ दिस पार्ट बी। पार्ट सी मैम बताया नहीं, पार्ट सी में मैं सजेस्ट करूँगी पूरा पढ़ना, उसमें से कुछ भी वैसे नहीं करना है कि कुछ लीव कर दिया या एनीथिंग। लर्न एवरीथिंग ऑफ पार्ट सी, वेरी इंपॉर्टेंट, 25 मार्क्स का है। क्या पार्ट बी का आखिरी जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 18, यहाँ पर अगर आप देखेंगे यहाँ पर कुछ लॉज के बारे में बात की हुई है कि उन लॉज में क्या प्रोविजन है और क्या चेकलिस्ट है। ये 2 चीज़ें दी हुई है। अब अगर आप गौर से देखोगे ना तो 2 चीज़ें कॉमन है। क्या कॉमन है? पहला, जो प्रोविजंस दिए हुए हैं और जो चेकलिस्ट है वो एक दूसरे में कॉमन पॉइंट्स रखते हैं। क्या बोला मैंने? जो प्रोविजंस दिए हुए हैं और जो चेकलिस्ट में पॉइंट्स है वो कॉमन है काफ़ी जगह। ये हुआ पहला कॉमन चीज़। दूसरी कॉमन चीज़ क्या है? ये जो प्रोविजंस है ना, यही काफ़ी एक्ट्स में कॉमन दिए हुए हैं। यानी कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, इंफॉर्मेशन टू स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, फिर उनको सैंपल के लिए एक्सेस प्रोवाइड करना, उनके सवालों का जवाब देना, इंस्पेक्शन वगैरह का जो अलाउ एंट्री वगैरह है, ये सारी जो चीज़ें हैं ये यहाँ पर वाटर एक्ट में दी हुई हैं। ठीक है। इसके बाद अगर मैं आऊँ एयर एक्ट पे, एयर पोल्यूशन कंट्रोल, तो यहाँ पर भी सैंपल के लिए प्रोविज़न है, एंट्री के लिए प्रोविज़न है, इंफॉर्मेशन के लिए प्रोविज़न है। सो इफ़ यू सी, सारे एक्ट्स जो हैं सब में कॉमन सारे के सारे नहीं होंगे, पर कुछ पॉइंट्स जैसे एयर एक्ट और वाटर एक्ट में कुछ 6-7 पॉइंट्स सेम हैं, तो वो सेम आप एक बार एक जगह याद कर लिया तो वो दूसरे जगह भी हो जाएगा। और साथ ही साथ अगर ये प्रोविजंस याद कर लिए तो चेकलिस्ट में आपको बस दूसरे तरीके से उसे फ्रेम करना है। चेकलिस्ट कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है कि यही बन सकता है। चेकलिस्ट आप अपने लैंग्वेज में भी बना सकते हो, और ये जो सारे प्रोविजंस है ये कंप्लाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये अप्लाई होते हैं या नहीं, उसकी चेकलिस्ट बना सकते हो अपने लैंग्वेज में, सही ही होगा। सो इस तरीके से अगर 1-2 जगह के प्रोविजंस याद कर लिए ना, पूरे चैप्टर के प्रोविजंस कवर हो जाते हैं, एक्सेप्ट द लास्ट टॉपिक जो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल का है। वहाँ पर भी अगर आप देखो तो ये जो चैप्टर है जिसमें दिया हुआ है कि इस चैप्टर में कौन से रेगुलेशंस हैं, यही जो सारे लॉज के नाम हैं इसमें से शुरुआत के सेम ही हैं जो एनजीटी के लिए लॉज दिए हुए हैं। यानी कि एनजीटी के पास कौन से एक्ट में पावर है, वो जो लॉज की लिस्ट दी हुई है उनमें से जो नाम है और यहाँ पर जो नाम है वो मेजॉरिटी कॉमन ही है।
तो इस तरीके से मेजॉरिटी क्या, ये सारे नाम हैं ही, वहाँ पर एक और फॉरेस्ट रिलेटेड जो एक्ट है वो नाम ऐड किया हुआ है। तो इस तरीके से आपको इंटरकनेक्टेडनेस ढूंढना है, इंटर रिलेटेड होती हैं चीज़ें, वो एक जगह पढ़ लिया तो वो दूसरे जगह कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे मैनिपुलेट करके यूज़ कर सकते हैं, दैट यू शुड be able to find out and understand and be able to apply। और इसके बाद जैसे मैंने बताया 19 to 21 बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत वेटेज वाले हैं, सो यू हैव टू इंश्योर कि उसको बहुत अच्छे से आपने प्रिपेयर किया हुआ है। 19, 20, 21 इसमें 21 सबसे बड़ा है। 19, 20 तो ऐसे हैं जो एक दो चार्ट्स में ही कवर हो जाते हैं। उसके डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट, उसके जो फॉर्म्स है उसकी अलग से लिस्ट दी हुई है, वो आप ध्यान में रख सकते हो कि कौन सा फॉर्म यूज़ आएगा। अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये फॉर्म किस चीज़ के लिए यूज़ होता है तो वो आप लिख पाओगे। साथ ही साथ जब आपको कोई प्रोसेस पूछा जा रहा है वहाँ अगर आपने फॉर्म नंबर लिख दिया, सही फॉर्म नंबर लिख दिया, तो आपको प्लस पॉइंट्स मिलते हैं। इसलिए फॉर्म्स को भी ध्यान में रखना। अगर प्रोसेस के साथ साथ फॉर्म याद करोगे ना तो इजी पड़ेगा कि पहले फॉर्म 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, उसके बाद 4 और 5। जैसे अगर मैं चैप्टर 19 की बात करूँ तो 5 फॉर्म्स के बारे में है, वहाँ पर 1, 2, 3 एक चीज़ से रिलेटेड है, 4, 5 एक चीज़ से रिलेटेड है। सो उस तरीके से प्रोसेस के साथ फॉर्म याद करोगे तो ईजी पड़ेगा। और इसके अलावा जो भी आप आंसर लिखोगे वहाँ पर इसके सेक्शन नंबर्स बहुत कम हैं। चैप्टर 21 में बहुत सारे सेक्शंस हैं, बट यहाँ पर 19 और 20 में बहुत कम सेक्शंस हमें कोट करने पड़ते हैं। डोमेंट कंपनी के लिए तो वहाँ पर बस लिखा हुआ है सेक्शन 455 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इस तरीके से आप आंसर जब शुरू करेंगे, आपको ये जो सेक्शंस है, जो बेस सेक्शंस है वो याद है, तो वो भी कोट करोगे ना तो दैट विल अगेन बी अ प्लस पॉइंट। तो इस तरीके से आप उसे पढ़ सकते हैं। ये भी पूरे चार्ट फॉर्म्स में, अगर पूरा चैप्टर देखो तो एक ही प्रोसेस के ऊपर है तो वो कवर कर सकते हैं। वो प्रोसेस लिख दिया, वहाँ पर जो एप्लीकेशन है, डॉक्यूमेंट्स का अलग टॉपिक है तो डॉक्यूमेंट्स को भी उसी प्रोसेस में ऐड कर दिया कि ये जब एप्लीकेशन का स्टेप आता है उसके साथ क्या डॉक्यूमेंट्स अटैच होते हैं। ठीक है, सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स। इसके अलावा जैसे मैंने बताया स्कैनर इज़ ऑल्सो अवेलेबल, मैराथन भी 28 से शुरू हो रहा है, और कोई मदद हम कर सकते हैं तो डू लेट अस नो। यहाँ कमेंट कर सकते हो, मेरा नंबर अवेलेबल होगा, ऑफिस के नंबर पे मिल जाएगा, यू कैन पिंग मी एनी टाइम। ओके, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड आई विल सी यू सून।